हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। आज करेंगे चैप्टर नंबर 24, जो कि है संसदीय समितियाँ। तो गाइस, इन पेपर के लिए है ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सिलेबस कि हमने कितना कर लिया। तो गाइस, हम चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 के बाद जो है हम चलते जा रहे हैं बिना स्किप किए कोई भी चैप्टर। तो अभी हम हैं चैप्टर नंबर 24 पे आ चुके हैं, जो कि है संसदीय समितियां। एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक ही पार्ट में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है उसको, संसदीय समितियां। तो यहाँ लिखा है, चलिए, तो इसमें लिखा है संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से क्या है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इन सब से मिलकर क्या बनती है, संसद। अब इसने कहा कि ये बहुत सारी ऐसी समितियां होती हैं जिसके माध्यम से ये अपने कार्यों को पूरा करता है। फिर लिखा है ये समितियां जो है सदन द्वारा नियुक्त, सदन मतलब ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं। सदन मतलब गाइस लोकसभा या राज्यसभा, राइट, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में जो होता है, जो मेन होता है, चीफ होता है, वो कौन होता है गाइस, प्रमुख जो होता है वो होता है अध्यक्ष। और राज्यसभा का कौन होता है, सभापति होता है। द्वारा जो है नाम निर्देशित किया जाता है। ठीक है, मतलब इसने ये बोला कि ये समितियां जो है सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं, या जो है अध्यक्ष सभापति द्वारा इसका नाम जो है नाम निर्देशित की जाती है ये। ठीक है, फिर लिखा है कि ये अध्यक्ष और सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है। मतलब निर्देश किसका चलता है, सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष का और राज्यसभा में सभापति का, राइट। फिर लिखा है अपना प्रतिवेदन जो है संसद को या तो लोकसभा अध्यक्ष को या सभापति को सौंपती है। मतलब कि जैसे कि कोई समिति है, एक समिति 1 है ये, सपोज कोई, तो ये क्या करती है, जो अपना प्रतिवेदन है किसको सौंपती है, या तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि हम स्पीकर भी बोलते हैं इनको, या फिर राज्यसभा में सभापति को। ठीक है, या क्या है, सदन को यानी कि लोकसभा को या राज्यसभा को, ऐसा कुछ। सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है अपना प्रतिवेदन। अब लिखा है संसदीय समितियों के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मतलब इसने कहा 2 तरीके की संसदीय समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी, एक होती है तदर्थ। ठीक है, स्थायी का आप नाम से समझ सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगी। तदर्थ वो है जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है स्थायी समितियां। तो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, निरंतर ही कार्य करती रहती है। इसका गठन प्रत्येक वर्ष क्या है, समय समय पर किया जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि प्रत्येक वर्ष किया जाता है तो खत्म किया जाता है फिर दोबारा। हाँ, तो वैसे सेम समिति होती है और प्रत्येक वर्ष इसका गठन कर दिया जाता है। मेंबर्स चेंज हो जाएंगे और क्या होगा गठन में, और ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, समय समय पर किया जाता है। अब तदर्थ समिति की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है। अस्थायी से ही आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। अब इसने कहा जिस उद्देश्य के लिए जो इसका गठन किया जाता है, कोई एक उद्देश्य है, सपोज किसी कार्य के लिए इसका गठन किया गया, और जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो क्या है, इसका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सपोज कि वो 1 साल में कंप्लीट हो जाए, 6 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो वो समिति हो जाएगी खत्म। फिर तदर्थ समिति फिर कोई और नया उद्देश्य, कोई और नए विषय पर बन सकती है। ठीक है, सेम विषय पर तो नहीं बनेगी, क्योंकि वो काम तो आपका पूरा हो गया। अब इसने लिखा है कि विधेयकों पर जो है प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समिति का प्रमुख उदाहरण है। तदर्थ यानी कि जो कि खत्म हो जाती है, अस्थायी प्रकृति की होती है। तो इसने कहा कि जो विधेयक पर जो प्रवर समिति या संयुक्त समिति होती है, गैस ये भी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर विधेयक पे आती है। अलग अलग विधेयक पे अगर संयुक्त समिति या प्रवर समिति बनाई जाती है, जैसे ही क्या है विधेयक पास हो गया, सारा काम खत्म हो गया, तो समिति भी खत्म हो जाती है। तो इसको इसीलिए इसने क्या बोल दिया, तदर्थ समिति। मतलब उस एक पर्टिकुलर विषय पे तो वो एक समिति थी, जो विषय के पूरा होने पे क्या है, काम खत्म होने पे खत्म हो गई। फिर इसमें लिखा है कि प्रमुख स्थायी समिति की बात करते हैं, जो हर साल सेम ही, जैसे वित्त समिति है तो ये बार बार चेंज नहीं होगी, यही समिति है, बस इसका गठन होता रहेगा हर साल। तो जैसे आपकी स्थायी समितियों में कौन सी है, आपकी वित्त समिति है, आपकी विभागीय स्थायी समिति है, जांच समिति है, परीक्षण एवं नियंत्रण समिति, आइए और देखते हैं, के लिए जो है गठित समिति। अब संसद के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति होती है। ठीक है, ये भी आपकी स्थायी समिति है, क्योंकि दैनिक कार्य तो होते ही रहते हैं। फिर लिखा है संसद समिति अथवा सेवा समिति हो गई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति बनती है। अब लिखा है कि जो वित्त समिति है, जो हमने सबसे पहले देखी, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए इसने टोटल 6 समितियों का लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो समिति हमने यहाँ पे देखी थी वो कौन सी थी, जो सबसे पहले हमने देखी वित्त समिति। वित्त समिति भी बहुत सारे भाग होते हैं इसके।
तो हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हम सारी की तो बात ही क्यों करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। फिलहाल इन 6 में से हम एक देख रहे हैं, वित्तीय समिति। चलिए आइए देखते हैं वित्तीय समिति की क्या कहानी है। तो वैसे देखिए, वित्त समिति के अंतर्गत इसने क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसके अंदर लिखा है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी भूल जाइए, ये आप नहीं भूलेंगे अभी तक के चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में अभी हम जितना पढ़ा है, वित्त समिति आप याद रखिएगा। वित्त समिति के 3 पार्ट याद रखिएगा। लोक लेखा समिति हो गया, एक हो गया लोक लेखा समिति, दूसरा हो गया प्राक्कलन और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, मतलब नहीं भूलना है। चलिए, अब इसने लिखा है कि सदन विशेष की स्थायी समितियों और अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां, जैसे आपकी हो गई प्राक्कलन समिति को छोड़कर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका अनुपात कितना है, 2:1 होता है। मतलब इसका ये हुआ कि गाइस, इसने देखिए फिर से पढ़ते हैं। इसने कहा सदन विशेष की स्थायी समितियों, इसने कहा जो स्थायी समिति है तथा अपवाद स्वरूप कुछ समिति, या जैसे कि प्राक्कलन समिति को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको छोड़ दें तो हम देखेंगे कि जितनी भी समितियां हैं उसमें जो है लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, और किस अनुपात में होते हैं, 2:1। सपोज गाइस इसमें अगर 50 सदस्य हैं तो इसमें कितने होंगे, 25। ठीक है, ये जस्ट इसका डबल होगा, राइट, ये डबल है, जस्ट इसका डबल। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से होता है। अब इसमें लिखा है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव जो है तत्व संबंधी संसद द्वारा किया जाता है। मतलब किसके द्वारा किया जाता है, इनके सदस्यों का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है। तो गाइस इसमें से एक देखिए लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अभी हम 2 तो यहीं पढ़ के आए हैं। देखिए वित्त समिति में हमने 3 देखा था, लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम। तो इसमें और इसमें, ठीक है। तो गाइस देखिए प्राक्कलन समिति में हमारे पास देखिए हमने क्या पढ़ा था, प्राक्कलन समिति अपवाद स्वरूप स्थायी समिति, और क्या है, अपवाद स्वरूप प्राक्कलन समिति को छोड़कर हम अगर देखें तो दोनों सदन से सदस्य होते हैं। इसका मतलब प्राक्कलन में एक सदन से होता होगा, एक सदन होता होगा, बाकी इसमें भी दोनों सदनों से सदस्य होते होंगे, इसमें भी दोनों सदनों से होते होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सदन से होगा। ठीक है, और कुछ और स्थायी समिति हैं उसमें भी। ठीक है, आइए फिर से नीचे आ जाते हैं। तो इसने लिखा है कि जैसे इसने कहा लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति लाभ के पद के लिए समिति बनाई गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए समिति बनाई गई। तो गाइस इसमें जो है आपका सदस्यों का चुनाव कौन करता है, संसद के द्वारा होता है, सॉरी सदन के द्वारा होता है। सदन मतलब हो गया लोकसभा राज्यसभा के द्वारा होता है। जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को जो है सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, तो अन्य संयुक्त समितियों के सदस्य कहाँ से आते हैं, उनको नामित यानी कि नॉमिनेट करा जाता है। कौन करता है, सभापति करता है, अध्यक्ष करता है। अब आ जाते हैं गाइस, हमने अभी जो 3 इंपॉर्टेंट समितियां पढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहला नाम पढ़ा था लोक लेखा समिति। ठीक है, दूसरा नाम हमने पढ़ा था प्राक्कलन समिति, और एक हमने पढ़ा था सार्वजनिक उपक्रम से रिलेटेड था। ठीक है, फिलहाल अभी हम 2 देख लेते हैं, क्या है कहानी इसकी, इंपॉर्टेंट है गाइस। हमने कहा इन तीनों को तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहली हो गई लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं, हमारे पास होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किस तरह से सदस्य होते हैं। यानी कि 22 सदस्य होते हैं, तो वो इसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, प्लस जो 7 सदस्य होते हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो दोनों मिलकर कितने सदस्य बन जाते हैं, टोटल 22 बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदस्य टोटल नंबर ऑफ सदस्य कितने होते हैं, कहाँ से कितने आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत पूछा गया। लिखा है यह समितियां भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है, और इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। तो अब इसमें क्या क्या याद रखना है, तो लोक लेखा समिति में हमें क्या क्या याद रखना है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो समिति होती है इसमें जो सदस्य होते हैं वो ये जो भी ये समिति में सदस्य जो होते हैं 1 साल के लिए होते हैं। फिर इसने कहा ना कि हर साल का गठन होता है, तो हर साल गठन होने का मतलब यही है कि ये जो सदस्य हैं अभी 22 सदस्य वो हर साल जो है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल ही 1 साल का होगा। तो ये कहा, ठीक है। अब इसका काम क्या है गाइस, तो इसने कहा जो विनियोग लेखा है, तो जो भारत सरकार के विनियोग लेखा है या उन पर नियंत्रण, या जो महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है,
तो कैग के प्रतिवेदन की ये जांच करता है। जब हमने कैग पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा था कि इसका प्रतिवेदन, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, मतलब ये सौंपता है सपोज की संसद में, तो संसद में या फिर राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति से लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के बाद जो है ये आपके संसद के पटल पर रखा जाता है। मतलब ये अपना प्रतिवेदन मतलब कैग के प्रतिवेदन की जांच कौन करता है, आपकी लोक लेखा समिति करती है। विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण का कार्य आपकी कौन करते हैं, लोक लेखा समिति करती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें अब देखिए प्राक्कलन समिति में भी कुछ वैसा ही है, कुछ नया नहीं याद करना है इसमें भी। तो वैसे इसमें इसने कहा कि टोटल सदस्य कितने होते हैं, ऊपर वाले में हमने पढ़ा था 22, इसमें हमने पढ़ा 30 सदस्य होते हैं। तो ये 30 के 30 सदस्य हमने क्या कहा था गाइस, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो है स्थायी समितियां और कुछ अपवादानुसार कुछ जो विशेष समितियां यानी कि प्राक्कलन समिति को छोड़ दे, तो बाकी की समितियों में जो है लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। अब आपने इनको छोड़ा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कहीं कि इसमें या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या राज्यसभा के होंगे, दोनों के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी है। चलिए अब देख लेते हैं प्राक्कलन समिति में सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, राइट। अभी जैसे हमने देखा था ऊपर लोक लेखा समिति, उसमें 22 सदस्य थे जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से आ रहे थे और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। बट यहाँ 30 सदस्य हैं और 30 के 30 सदस्य आपके कहाँ से आ रहे हैं, लोकसभा से आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये समितियां ये बताती है। अब ये जो है प्राक्कलन समिति क्या बताती है, ये बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो भी प्राक्कलन हो रहा है नीतियों के अनुरूप, उसमें क्या मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या है, जरूरत से ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं करना है आपको। मितव्ययी होना है कि कम से कम खर्चा करने की कोशिश करनी है आपको। मितव्ययी का मतलब होता है कंजूस होना, कुछ इसी तरह से। ठीक है, मतलब कि कम से कम में आपको काम चलाने की कोशिश करनी है। अब लिखा है मितव्ययता क्या बढ़ती जा रही है, बताओ। जो भी नीतियां बननी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसमें लिखा है संगठन कार्यकुशलता प्रशासन में क्या क्या सुधार किए गए हैं, नहीं क्या सुधार किए जा सकते हैं, संगठन में, कार्यकुशलता में या प्रशासन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दूसरी भी देख ली गाइस। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कार्य याद रखिएगा बस सबका अपना। ठीक है, थर्ड हमने देखा सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, चलिए फिर से ऊपर चलते हैं हम लोग गाइस। तो हम कहाँ पे थे, ये रही वित्त समिति में हमने कौन सा देख लिया, लोक लेखा समिति, कितने सदस्य 22। फिर हमने देख लिया प्राक्कलन समिति और इसमें से भी 15 और 7 हैं। और फिर हमने देखा प्राक्कलन समिति 30 सदस्य और 30 के 30 लोकसभा से थे। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तभी हमने कहा ये 3 इंपॉर्टेंट है और तीनों के बारे में ही लिखा है। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति पे आ जाते हैं गाइस, ये रही। तो सार्वजनिक उपक्रम कह लीजिए या सरकारी उपक्रम समिति एक ही बात है। कितने सदस्य, 22 सदस्य। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 15 आपके कहाँ से आ गए, लोकसभा से आ गए और 7 सदस्य आपके कहाँ से आ गए, राज्यसभा से आ गए। अब ये क्या कर रही है गाइस, समिति का काम क्या है, ये समिति क्या कर रही है, देखिए यह समिति सरकारी उपक्रम जो भी होते हैं, यानी कि सरकारी संस्थाएं, मान लीजिए जैसे बैंक हो गया आपका, ये सरकार की कुछ कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, कोई कंपनी हो गई सरकारी, तो ये सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदन और उनकी जो लेखाएं हैं उनकी ये जांच करती है। तो यानी कि क्या करती है, सरकारी उपक्रम की प्रतिवेदनों और उनकी जो लेखा अकाउंटिंग है उसकी जांच करती है। ठीक है, तो सरकारी उपक्रम भी देख लिया, कितने सदस्य हैं और क्या काम करती है हमने देख लिया। अब इन तीनों से हट जाते हैं, ये सारी वित्त समितियां थी, सारी स्थायी समितियां थी, इससे हटते हैं। अब आ जाते हैं हम याचिका समिति पे, ये अलग है गाइस, इन तीनों से तो अलग है, हम 3 एक साथ पढ़ रहे थे, ये कुछ अलग है। तो इसमें यह है याचिका समिति के सदस्यों की संख्या में जो है लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। यानी कि गाइस इसने कहा कि याचिका समिति में कितने सदस्य हुए, तो 15 + 10 यानी कि 25 सदस्य हो गए, राइट। तो गाइस अभी तक में हमने 4 समितियां देख ली, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4, तो हम एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी समिति है जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, तो 30 समिति के साथ आपकी प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन ऐसे लिखते हैं गाइस, तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे ऊपर रहेगी क्योंकि इसके सदस्य अभी तक हमने देखे सबसे ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए, तो एक क्वेश्चन, याचिका समिति भी हमने देख ली, 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। अब लिखा है लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ये आपकी समिति है, समिति में बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, 22 लोग हैं, 22 सदस्य हैं। 15 आपके कहाँ से आए हैं, लोकसभा से आए हैं, और 7 आपके कहाँ से आए हैं, राज्यसभा से। अब इसने क्या करा है, एक रिपोर्ट बनाई है अपनी पूरी। तो रिपोर्ट इसने किसको सौंप दी है, स्पीकर को, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को।
चलिए, लोक लेखा समिति की हम बात करें, अध्यक्ष को सौंपती है सामान्यतः लोकसभा के विपक्ष के किसी सदस्य को। इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मतलब इसने कहा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है, इसने कहा कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में जो विपक्ष वाली पार्टी होती है ना, तो गाइस जो विपक्ष वाली जो पार्टी होती है उसके किसी भी सदस्य को क्या करती है, सपोज विपक्ष में अभी कांग्रेस है, वैसे तो विपक्ष है ही नहीं हमारा अभी, क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट 15 मेंबर्स चाहिए लोकसभा में, जो कि नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। ठीक है, तो छोड़ो ये बातें। हमने कहा कि विपक्ष की पार्टी है, हम कांग्रेस ही मान के चलते हैं, तो कांग्रेस का कोई भी एक आके एमपी जो है इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बनता है। मतलब ये ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, ऐसा चला आ रहा है, ऐसा बना दिया जाता है, इसलिए बता दिया गया। ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की परंपरा, देखिए परंपरा है, हम संविधान में लिखा होता है अलग चीज़ होती है, लेकिन परंपरा मतलब ऐसा चला आ रहा है तो हम आगे भी चला देंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कल को भी ऐसा हो, मन है तो चेंज भी कर चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा नहीं है। लिखा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। राइट, हमने देख लिया, ये रही आपकी लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य हैं, ये देख लिया। इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, विपक्ष का कोई भी एक सदस्य होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो गाइस ये हो गया कंप्लीट। तो हमने 4 समितियों के बारे में पढ़ा, एक लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन, तीसरी सरकारी उपक्रम समिति, और चौथी हमने याचिका समिति देख ली। फिर थोड़ा सा हमने लोक लेखा समिति का देख लिया। खत्म हो गया ये चैप्टर, बहुत ही छोटा सा। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले लाइक के बटन पे हिट करिए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए यहाँ से। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो किस रीति से करती है दोस्तों, यहाँ लिखा है संसदीय समितियों के माध्यम से जो है आपका नियंत्रण करती है, किस पे, प्रशासन पर। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संसद जो है संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है। मतलब जो लोक वित्त है इस पर नियंत्रण किस किस समिति के माध्यम से होता है, लोक लेखा समिति। ये सब जांच वाँच करती है और फिर बताती है कि भैया सब कुछ सही चल रहा है कि गड़बड़ चल रहा है, अपनी रिपोर्ट देती है। तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम पर समिति है। ये 3 जो है लोक वित्त पर, ठीक है, नियंत्रण करती है। मतलब इसके बारे में सब कुछ बताती है। ध्यान रहे कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी जो है संसदीय समिति। अभी हमने देखा कि 30 सदस्य की वाली जो समिति थी वो सबसे बड़ी थी, और वो कौन सी थी, प्राक्कलन समिति। और इसमें सारे के सारे सदस्य कहाँ से आए हुए थे, लोकसभा से आए हुए थे। तो गाइस ये है आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति के बारे में लिखा है, और याचिका समिति। तो गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं एक बार वापस से चला देती हूँ, बिकॉज टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी 5 ही मिनट हुए होंगे। तो आप इसको एक बार खुद से देख लीजिएगा, इसमें कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, सब कुछ वही है थोड़ा सा। ठीक है, ये सारा हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन थी। अभी हमने देखा प्राक्कलन समिति, जिसमें मेंबर्स कितने हैं, 30, और 30 के 30 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। प्राक्कलन समिति जो है कितने वर्ष के लिए होती है, होती तो सारी की सारी एक ही वर्ष के लिए है। ठीक है, स्थायी समिति। फिर इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन था जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। तो सार्वजनिक व्यय के लिए कौन थे गाइस, तो वो है सार्वजनिक उपक्रम समिति। नाम से ही पता चल रहा होगा थोड़ा सा। ओ सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। सॉरी गाइस, यहाँ पे हम लिखा है कि नहीं है। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सारे हैं वैसे वित्तीय समिति से रिलेटेड। ये जो आपका भारत का, ये तो आपका क्या हो गया गाइस, ये तो कैग है, कैग कोई समिति थोड़ी है। ठीक है, तो ये जाँच करती है, हालांकि किस इसकी जो मतलब ये जो अपनी रिपोर्ट देता है, इसकी जांच कौन करती है, ये करती है। ठीक है, हालांकि ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है संसद की स्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में होता है। हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा का क्या अनुपात था, 2:1 था। यानी कि अगर यहाँ पे आपके 100 सदस्य हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, 50 सदस्य होंगे। तो वही है गाइस, तो 15 और 7 अप्रॉक्स डबल ही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो संसदीय समिति है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है आपकी स्थायी समिति, दूसरी होती है तदर्थ समिति यानी कि अस्थायी समिति। तो इसने लिखा है कि जो सदन है विशेष की स्थायी समितियों तथा कुछ अपवादा स्वरूप कुछ विशेष समिति जैसे कि प्राक्कलन समिति, वही वाली बात है कि गाइस यहाँ पे क्या है, दोनों सदनों से सदस्य नहीं होते हैं। बाकी की समितियों में दोनों सदनों से आपको सदस्य मिलेंगे, यानी कि लोकसभा से भी मिलेंगे और राज्यसभा से भी मिलेंगे। क्या रेशियो होगा, 2:1, यानी कि अगर यहाँ 7 है ये तो यहाँ इसका जस्ट डबल 14 ना होके क्या है गाइस, हमने देखा भी 15-7 तो है ही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, अभी हम पढ़ चुके हैं। फिर है लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो गाइस ये हो सकता है गलत, बिकॉज लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। बाकी यहाँ से कोई नहीं होते हैं। तो ये वाला गलत हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है। आइए आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है ए, यानी कि पहला सही है और दूसरा वाला हमारा गलत है। यही हमने पढ़ा था। और इसमें गाइस कुछ भी खास नहीं है। इसमें एक तो इसने कहा कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं ये बोला है इसने, और फिर इसने लिखा है कि ठीक है, तो जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। जबकि समिति में जो है राज्यसभा द्वारा चुने गए 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कोई भी मंत्री समिति का जो है सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। मतलब गाइस यहाँ पे क्या है, कोई भी मंत्री नहीं आएगा। अब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष, इसने कहा कि देखिए लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनने का काम कौन करता है, अध्यक्ष करता है लोकसभा का, यानी कि स्पीकर करता है। और किसको चुनता है, जो विपक्ष के किसी एक नेता को चुन लेते हैं। तो गाइस पहला सही दूसरा गलत। अब इसमें लिखा है क्योंकि लोक लेखा समिति जो है लोकसभा राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग और व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नया नहीं था। इसमें लिखा है लोक लेखा और जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी मतलब होते हैं। बिल्कुल सही गाइस, यहाँ पे 22 सदस्य है, यहाँ 22 सदस्य हैं और जिसमें 15 जो है आपका लोकसभा से हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है गाइस, यहाँ पे 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 आपके कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। चलिए, तो ये पहला वाला तो सही है। अब लिखा है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तो गाइस ये हमने फिलहाल अभी नहीं पढ़ा, इसकी व्याख्या अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला तो हमारा सही था। अब लिखा है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषदों, मंडलों, आयोग के सदस्यों को जो है आपका संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। चलिए, ये भी हमने नहीं पढ़ा, इसको भी हम देख लेंगे। तो गाइस इसका आंसर है कौन सा कथन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। हालांकि हम पहले के बारे में जानते हैं, दूसरा तीसरा हमें नहीं जानते। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। देखिए, तो पहला वाला कथन सत्य है, इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं बिकॉज हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें कहानी क्या है। चाहो तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, वही पुरानी बातें, कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में जो है सरकारी कार्य को समन्वित करने और क्या है तत्व संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। तो गाइस एक ये हो गया। अब लिखा है संसदीय कार्य मंत्रालय की संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समिति, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है। तो गाइस हमारे क्या है, तीनों सही है, मतलब वही लिखा है, इसमें कुछ नया नहीं, मतलब इसमें वही जो ऑप्शन था वही इसकी व्याख्या भी है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या करती है। लोक लेखा समिति जो वित्तीय लेखा होती है, शासन की विनियमन हो गए आपके, लिखा है कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ये हम अभी पढ़ के आए थे गाइस, लोक लेखा समिति के काम जब आप देखेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, चलिए इसने लिखा है कि सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करना। जो लोक व्यय है क्या वो सही तरीके से चल रहा है, हिसाब किताब की नहीं, ये आप उजागर करती है लोक लेखा समिति किसके समक्ष, संसद के। तो ये उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी होते हैं। मतलब उन अधिकारियों के विरुद्ध सिफारिश करती है कि भैया ये जो है पैसा गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं।
यदि समिति जो है सरकार के विनियोग और वित्तीय लेखाओं की जांच करती है और कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का परीक्षण करती है। फिर लिखा है सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है, मतलब विपक्ष का कोई सदस्य होगा जो इसका अध्यक्ष बन जाएगा। फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर करता है। फिर है लोक लेखा समिति द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है लोकसभा के स्पीकर को दी जाती है, प्रस्तुत की जाती है, यानी कि समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? स्पीकर को। सार्वजनिक लोक समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है, ठीक है, तो कहाँ? संसद को प्रस्तुत करती है। अब लिखा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। फिर लिखा है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में कह सकते हैं गाइस, या लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि आप सदन भी कह सकते हैं और अध्यक्ष भी कह सकते हैं, या अध्यक्ष और सभापति भी कह सकते हैं, राइट। हमने जैसे कि देखा था सदन, यानी कि आप जब लोकसभा राज्यसभा लिखा होगा तो लोकसभा राज्यसभा पे आप टिक लगा दीजिएगा, या फिर अध्यक्ष और स्पीकर लिखा होगा तो अध्यक्ष और स्पीकर पे आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है लोक लेखा समिति में सदस्यों की बात की गई है गाइस। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 12 होते हैं, और जो जिसमें से 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 हमारे कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। चलिए फिर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लोक लेखा समिति। तो इसमें लिखा है कि क्या 12 सदस्य होते हैं? नहीं सॉरी 25 सदस्य होते हैं? तो नहीं, 22 सदस्य होते हैं। सरकार के विनियोग और वित्तीय लेखाओं की जांच करती है, सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसकी जाँच करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका गलत है गाइस, राइट। चलिए तो बी, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं गाइस, इसमें इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है, या एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन क्या करना। फिर लिखा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है, मतलब इसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो हमने पढ़ा था लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ये स्पीकर। तो गाइस इसमें लिखा है कि लोक लेखा समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति हमने देखा था एक वित्तीय समिति थी, तो एक वित्तीय समिति है, राइट, ये हमने पढ़ा था। याचिका समिति आपकी क्या है गाइस? एक तदर्थ समिति है। विभागीय समिति, कार्यकारी समिति, देखिए चलिए इसको ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारी तो हमने पढ़ी ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। देखिए लोक लेखा तो हम जानते हैं वित्तीय समिति 3 टाइप की थी, एक जिसमें थे एक लोक लेखा थी, एक प्राक्कलन थी, एक आपकी सार्वजनिक उपक्रम से रिलेटेड थी। याचिका समिति आपकी कौन सी समिति है? कार्यकारी समिति है। और स्टॉक बाजार और स्टैम्प संयुक्त समिति यो है आपकी तदर्थ समिति है। और फिर विभागीय समिति की अगर बात करें तो स्टैंडिंग समिति है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। फिर इसमें लिखा है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, मतलब इसने कहा राज्यसभा के सदस्य किसमें नहीं होते हैं? तो हिंदी में हमें पता है प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं गाइस। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य आपके इसमें तो होते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15+7 वाला हिसाब किताब होता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, तो देखिए पब्लिक लोक अकाउंटिंग लेखा कमेटी समिति, यानी कि लोक लेखा समिति, तो इसका भी हिसाब किताब कुछ ये था गाइस। इसमें भी राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की जो कमेटी है उसमें भी 7 सदस्य होते हैं। फिर लिखा है एस्टिमेट कमेटी, गाइस यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी को हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन। जो समिति होती है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, यानी कि यहाँ राज्यसभा से नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य किसमें नहीं होते हैं? तो इसमें नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, यानी कि केवल 2, राइट। तो सी हो गया गाइस। चलिए इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है, बस वहाँ एस्टिमेट देखिएगा, ये है एस्टिमेट कमेटी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में अजीब सा लिखा है गाइस, इसलिए एस्टिमेट्स जो भी है, तो एस्टिमेट बोलते हैं, आकलन बोलते हैं, या प्राक्कलन बोलते हैं, एक ही बात है। तो आप तीनों को याद रखिएगा, एस्टिमेट, आकलन, प्राक्कलन एक ही बात है। पब्लिक अकाउंटिंग यानी कि लोक लेखा होती है गाइस, राइट। एंड एक और थी सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, यानी कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? हमने कहा या तो आप कहिए प्राक्कलन, या कहिए आकलन, या कहिए आप एस्टिमेट समिति यानी कि कमेटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है प्राक्कलन समिति सदस्य किस सदन के सदस्यों से गठित होती है, मतलब इसने कहा प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय जो है सीमितताएं हैं? तो गाइस वित्तीय सीमितताएं की अगर हम बात करें तो आपकी वित्तीय समिति में कौन कौन सी थी? एक प्राक्कलन थी, लोक लेखा समिति थी, और लोक उपक्रम समिति थी, राइट।
और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते ये नहीं था। गैस इसका आंसर होगा ABC। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए C है, ABC है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, देखना कुछ नहीं है गैस, ये सब पुराना है, कुछ नहीं है, नया नहीं है इसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की जो है वित्तीय समितियां हैं? तो भारतीय संसद की वित्तीय समिति हमने 3 पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी? सार्वजनिक पढ़ी है, प्राक्कलन पढ़ी है, और एक पढ़ी है हमने लोक लेखा। तो हाँ, ये हो गई लोक लेखा। सार्वजनिक, इस लोक का मतलब होता है लोक, सार्वजनिक, लोक लेखा एक ही बात है ये। ठीक है, तो लोक लेखा हो गई, सार्वजनिक उपक्रम हो गई, और आपकी प्राक्कलन समिति, यानी कि तीनों ही हो गए 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन जो है संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो लोक लेखा तो है, आकलन, प्राक्कलन और एस्टिमेट भी है, और आपकी सार्वजनिक उपक्रम भी है। 3 तो हमें याद ही रखना है, और ये तीनों की तीनों आपकी कौन सी है? वित्तीय समिति, और ये आपकी स्थायी समितियां हैं। तो जो स्थायी नहीं है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजातियों की कल्याण समिति, तो इसका आंसर सिंपल है, C है आंसर। चलिए, अरे एक चीज़ गलत हो गई गाइस, इसका आंसर एक्चुअल में C भी नहीं है, राइट? क्योंकि जब हमने स्थायी समितियाँ देखी थी तो C जो था आपका, देखिए स्थायी समिति की बात करते हैं तो वित्तीय समितियाँ थी, एक आकलन समिति, लोक लेखा समितियाँ, आपकी सार्वजनिक उपक्रम। अन्य स्थायी समितियों की अगर इसने जब बात करी थी तो जांच समिति भी थी इसमें, समीक्षण समिति भी थी, सदन के दिन प्रतिदिन के कार्यवाही से संबंधित समिति भी थी, अनुसूचित जाति जनजाति समिति के कल्याण पर समिति भी थी। तो ये भी गाइस क्या है? स्थायी समिति ही है। ठीक है, तो इसका आंसर तो इसमें से कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये भी स्थायी समिति, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी समिति है। ठीक है, बाकी आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा भी है सदस्यों की जो है सुविधा के प्रावधानों से संबंधित जो समिति है वो भी। तो इसमें लिखा है प्रश्नानुसार चारों विकल्प उल्लिखित जो है समितियां, मतलब चारों विकल्प में जो समितियां हैं वो सारी की सारी स्थायी हैं। तो क्वेश्चन में इसने कहा कौन सी स्थायी नहीं है, बट हमारे पास तो सारी स्थायी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके बारे में जो है संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो वैसे किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? सार्वजनिक उपक्रम के लिए है, और आकलन के बारे में भी है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में इसने कहा है कि जो आपकी है समिति गठित नहीं की गई है। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया है। इसने लिखा है संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने और सार्वजनिक उद्योगों के प्रबंधन और कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की जो है आपकी जो सरकारी आश्वासन संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन, वादों और संकल्पों पर उनकी कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलन की जांच और मितव्ययता और धन के व्यय पर जो है निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु जो है संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या है? अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। तो वैसे ये है थोड़ा सा अलग। तो इसने कहा अभी इसके लिए कोई संसदीय समिति नहीं है, इसके लिए हमारे पास क्या है? आपका अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। चलिए, रेलवे अंचलों के लिए जो है संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो गाइस इसका रेल मंत्रालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा या परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो गाइस जो ये समिति है इसका जो है गठन कौन करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय करता है। तो लिखा है संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए क्या है? सलाहकारी जो है समिति का गठन करता है, और इसमें क्या है? संबंधित जोन की सीमा से चुने गए जो है सांसद जो है सदस्य होते हैं। कहाँ से कौन सदस्य होता है गाइस? जो आपके संबंधित जोन, जो रेलवे का संबंधित जोन होता है उसकी सीमाओं से चुने गए जो सांसद होते हैं, यानी कि इस जोन के आसपास जो भी क्षेत्र हैं वहाँ से जो सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हुए वही जो है इस समिति के सदस्य द्वारा सदस्य के रूप में जो है नियुक्त होते हैं। फिर लिखा है 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए क्या है? बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले तो ये हो गई बात, ये लिखा है यहाँ पे 2010 की बात है। एक्चुअल में ये केस बहुत पुराना था, तब एक समिति बनी थी गाइस, तब का ये था, मतलब ये आप कह सकते हैं ना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गाइस ये क्वेश्चन अब तो नहीं आएगा, फिलहाल हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तभी बनी होगी। देखिए 2010 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए कब आया है? 2010 में क्वेश्चन आया, और ये आपकी कहानी है 2011 की, तो ऑब्वियसली तभी की बात है। तो इसमें लिखा है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा
24 फरवरी 2011 को और राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को प्रस्तुत किया गया। और 4 मार्च 2011 को क्या होता है, संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। ठीक है, फिर इसने कहा कि इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने हैं, 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से थे और 10 सदस्य राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीसी चाको, और इसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा जो स्पीकर थे कौन, मीरा कुमार को सौंपी गई। ठीक है गाइस, तो आप क्या समझे इसमें कि करंट का क्वेश्चन है, अब शायद ना आए, आ भी सकता है। 2G स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बड़ा मामला था। ठीक है, फिलहाल तो संभावना कम है आने की। ठीक है, क्योंकि हर वक्त करंट में आपको दुनिया भर की बातें मिल ही जाती हैं। अब यहाँ लिखा है 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने क्या पढ़ा गाइस, कौन थे आपका, पीसी चाको। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है, सदन को सूचित करती है कि विनियमन, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं। इसका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। चलिए, तो वैसे इसका आंसर है आपका अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। नहीं आया अगर गाइस आपको ये समझ में, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पैटर्न से काफ़ी अलग है। IAS 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट लेवल का और IAS में बहुत फ़र्क है गाइस। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, वही सब लिखा है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्र को में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो गाइस देखिए, इसमें लिखा है किस किस का, दूरसंचार, बीमा और विद्युत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति हो गई, संसदीय विभाग संबंधी समितियां हो गई, या वित्त आयोग हो गया, या वित्त क्षेत्र विधायी सुधार आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं इस। तो आइए पहले हम क्या करते हैं ना, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत के दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित कौन सी तदर्थ समिति और संसदीय विभागों संबंधी समितियां करती हैं। ठीक है, इसके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग संबंधित नहीं है। तो गाइस कौन, देखिए 1 और 2 आपका आंसर है संसद द्वारा जो तदर्थ समिति है, संसदीय विभाग संबंधी समिति, तो इसका आंसर है ये दोनों। ठीक है, 1 और 2। तो गाइस देखिए क्वेश्चन कहाँ आया है, ये क्वेश्चन इसलिए भी टफ है क्योंकि ये आया है IAS 2019 का, हमारे पैटर्न से बहुत अलग है गाइस। अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं जो IAS से रिलेटेड है, क्योंकि उसका लेवल अलग है, हमारे एग्ज़ाम का लेवल अलग है गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गया चैप्टर ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।